नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 21 जून से पहले धनबाद में योग का बिगुल, रन फॉर योग में उमड़ा जन सैलाब। देवघर एम्स में सुरक्षा कर्मियों का हंगामा, गार्डों की सेवा समाप्ति के विरोध में धरना। टेलीग्राम वैन मामले में हाई कोर्ट तक सरकार से पूछा, 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों का क्या। बारिश से पहले एक्शन में निगम, जल जमाव रोकने को लेकर बड़ी तैयारी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव, नतीजे साफ तौर पर कांग्रेस की हार। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम धनबाद की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से पहले धनबाद में योग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को भव्य रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला आयुष समिति के तत्वाधान में आयोजित इस जागरूकता दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत रणधीर वर्मा चौक से हुई, जहां से प्रतिभागियों ने सिटी सेंटर तक दौड़ लगाकर फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया। पूरे मार्ग में प्रतिभागी योग करो, निरोग रहो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और हर घर योग, हर दिन योग जैसे नारों के साथ लोगों को योग के प्रति जागरूक करते नजर आए। इस अवसर पर जिला प्रशासन और आयुष विभाग के अधिकारी ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। योग को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अधिक से अधिक लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। देख रहे हैं कि भौतिकतावादी युग में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं आधुनिकता के दौर में कि ना तो उनका सही से खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सारा चीज अनियमित हो गया है। लेकिन योग एक ऐसा माध्यम है जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को केवल एक योग के माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ऐसे 21 जून को पूरे राष्ट्रव्यापी यह योगा दिवस मनाया जाएगा और उसी की पूर्व में लोगों के बीच एक जागरूकता अभियान जिला प्रशासन की ओर से चलाया गया है और रन फॉर योगा किए हैं। फिर हमारा जो कार्यक्रम है कि प्रत्येक CHC स्तर हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 21 जून को ये कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे योग प्रशिक्षक रहेंगे, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी रहेंगे और जन जन तक, गांव गांव तक, एक एक पंचायत के सारे लोग इसमें जुड़ेंगे। इस बार का जो कार्यक्रम है वह धनबाद जिला के लिए, चूँकि जिला प्रशासन, जिला समिति के अध्यक्ष हमारे उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने तय किया है कि सभी विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी इसमें भाग लेंगे और अधिक से अधिक आम जनता की जो है सहभागिता होगी। इसलिए हम फिर से आप मीडिया के माध्यम से भी लोगों को आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी लोगों को बताएं, जगाएं, कुछ दिन पहुंचे। और वह तो एक सिंबॉलिक 21 जून का कार्यक्रम रहेगा। अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को नतीजे आने के बाद के समीक्षा को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दरअसल एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी और झामुमो उम्मीदवार वैद्यनाथ राम ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा को हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि नतीजों के बाद सभी दल समीक्षा में जुट गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने जीत का श्रेय पार्टी की रणनीति को दिया है, जबकि राजेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा ने हार के कारणों की समीक्षा की बात कही। वहीं जेएमएम विधायक उमाकांत रजक और मंत्री दीपिका पांडे ने भी परिणामों का आकलन करने की बात कही है। आप भी सुने क्या कुछ कहा नेताओं ने। देश का, इस राज्य का यदि कोई भला कर सकता है तो नरेंद्र कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी काम बोलता है, काम दिखता है और काम के बदौलत
आज परिमल नाथवानी जी जीतने का काम किया। लोकतंत्र में किसी तरह का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। चुनाव है और चुनाव में लोगों को मत देने का अधिकार है। लोगों ने अपना मत दिया और जिसको अधिक मत मिला वो चुनाव जीता। ये अभी हम उसको समीक्षा करेंगे पांडे जी की हम कहाँ चूक हुई है, हम उसको समीक्षा जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि धनबल जीता, तो बिकाऊ कौन है आप में? मैंने कहा ना 81 एमएलए है, 81 माननीय सदस्य हैं और 81 में यही वोट का डिवीजन होना था। हमको कम मिला, हम उसको समीक्षा। लेकिन बार बार आप ही को कम क्यों मिलता है? राष्ट्रपति का चुनाव हो तो भी आप कम हो गए, टूट गए। राज्यसभा का चुनाव हो तब भी आप ही टूट गए। तो कौन है ब्लैक शिप? पता क्यों नहीं करती है कांग्रेस? निश्चित तौर से कांग्रेस पता करे। कांग्रेस को डीपली जा कितना वक्त से कांग्रेस मजबूत होगा, डर नहीं लग रहा है। बोलेगा ना, आ रहा पीछे बोलने के लिए आ रहे हैं हम लोग। तो हो गई किसका? जो वहाँ बैठे थे बताइए कौन जीता, लेकिन मेरे अपने ख्याल से कांग्रेस जीता है, कांग्रेस हारा नहीं है। कांग्रेस आंकड़े नहीं है, आंकड़े नहीं है हमारे पास। आप सब जानते हैं, आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। फार फार आप जानते हैं कि हम जीते हैं। आज से कांग्रेस का खेला शुरू होगा। कि हम लोगों ने इस चुनाव को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ा। कांग्रेस और लड़ रहा है और जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है वो चिंताजनक तो जरूर है, लेकिन उस पर हम लोग उचित कार्रवाई और निर्णय लेंगे। पक्ष में कितने मत मिले वो तय करता है कौन जीतेगा। 2 सीटें थी राज्यसभा के चुनाव के लिए, 3 उम्मीदवार थे। विधायकों ने जो मत दिया उससे 2 उम्मीदवार विजय हुए। एक हमारे दल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम जी, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और दूसरे जो आजाद उम्मीदवार थे परिमल नाथवानी जी, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। उनके पक्ष में मुझसे ज्यादा मत मिले। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो झारखंड के लोगों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। जो बिल्कुल तमाम नेताओं को सुन पा रहे थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। प्रणब झा को भी सुन पा रहे थे। कहीं ना कहीं साफ तौर पर क्रॉस वोटिंग की जो आशंका जताई जा रही थी वो आखिरकार देखने को मिली है और उसी का नतीजा है कि परिमल नाथवानी जीत चुके हैं। ऐसे में सीधे रांची से हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, लगातार हम चर्चा कर रहे थे झारखंड की राजनीति में क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही थी और वही परिणाम देखने को मिल रहे, क्या कहिएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए क्रॉस वोटिंग किधर से हुई है ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि किसने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन आप देखिए कि प्रणब झा की हार हुई है, सिर्फ उन्हें 20 ही वोट मिले हैं। अब क्रॉस वोटिंग किधर से हुई है ये तो अभी आकलन कैसे किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, जो प्रभारी है कांग्रेस के राजू, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें समर्थन नहीं मिला महागठबंधन का, वो चाहे आरजेडी के लोग हो या माले के लोग हैं। हालांकि उन्होंने जेएमएम को लेकर कुछ नहीं कहा, चूंकि जेएमएम एक प्रमुख पार्टी है और सरकार में कह सकते हैं यहाँ पर कि बड़े भाई की भूमिका में है। तो ऐसे में जेएमएम को बोलना कहीं ना कहीं उनके लिए भी डर है, चूंकि सरकार चलाना है और समन्वय बना के रखना है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने मेहनत की है वो दिखा कि सारे जो कांग्रेस के विधायक है वो एकजुट नजर आए और 16 के 16 वोट जो है प्रणब झा को मिले हैं। हालांकि जो एजेंट थे, चुनावी एजेंट कांग्रेस के, वो प्रभारी के राजू ही थे। तो ऐसे में उम्मीद भी जताई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और पूरे वोट जो है प्रणब झा को मिलेंगे। हालांकि ये बातें सामने निकल कर आ रही है अंदर खाने से कि कांग्रेस के ही लोग जो है गंगाधर ही शक्तिमान है, इस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं कांग्रेस ने ही तो खेला अंदर से नहीं कर दिया। तो तमाम तरह की चीजें निकल कर आ रही है। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें तो हार प्रणब झा की हुई है। उधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कैंडिडेट थे वैद्यनाथ राम की जीत हुई है, वो तो निर्विरोध जीतना ही था उनको। यहाँ मानना पड़ेगा, अगर हम बात करें एनडीए की बात करें तो उनकी होटल वाली राजनीति कहीं ना कहीं अब सफलता पूर्ण होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि साफ तौर पर भाजपा ने पहली बार तमाम एनडीए के नेताओं को एकजुट करने का काम किया था और उसका नतीजा अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। बिल्कुल, एनडीए के जो विधायक थे वो तो दिखाई ही रहे थे कि हम किस तरह से एकजुट हैं। 2-3 दिनों तक जो है
रांची के होटल रेडिशन ब्लू में उनको शिफ्ट किया गया था। वहां पर तमाम नेताओं को रखा गया था। एनडीए के तमाम जो 24 विधायक है वो वहां पर एकत्रित थे और प्लानिंग तो वहां बन रही होगी। लेकिन देखिए, परिमल नाथवानी की एंट्री अगर होती है झारखंड में और सीधा वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, आप इधर से भी समझिए इस बातों को कि अगर परिमल नाथवानी की झारखंड में एंट्री होती है और सीधा वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात है। चूंकि वो 2 बार राज्यसभा के सांसद यहाँ से रह चुके हैं और कहीं ना कहीं वो फुल प्लानिंग के साथ आए थे कि भाई झारखंड में मुझे कैसे यहाँ पर जीतना है। ऐसे कहीं से कोई एंट्री नहीं कर सकता है। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा हूँ और कैसे जीतना है वो प्लानिंग लेकर आया था और उसी प्लानिंग पर काम किया गया। आप देखिए कि बीजेपी एक कैंडिडेट नहीं दे पाई, इतनी बड़ी पार्टी है, उन्होंने कोई कैंडिडेट नहीं रखा, वो परिमल नाथवानी को सपोर्ट किए, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार को भाजपा ने सपोर्ट किया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर बहुत बड़ा रीजन होगा, वो सबके सामने है कि क्या रीजन है। और चूंकि इस तरह से बातें भी सामने निकल कर आती है कि वो सूटकेस वाले नेता है और तमाम चीजें, तो जो पकड़ने वाले लोग हैं जो राजनीति को समझते हैं वो भली भाली जानते थे कि परिमल नाथवानी की ही जीत होगी। और बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभिनव परिमल नाथवानी की भी जीत होगी। लेकिन इस चुनाव में एक और चौंकाने वाला जो बात सामने आ रहा है इसमें वो है कि 3 विधायकों ने गलत वोटिंग दी है। तो ये कैसे संभव हो सकता है अभिनव, क्योंकि साफ तौर पर ये लगातार ट्रेनिंग दिया जा रहा था और ये महागठबंधन के नेता जो है उनके तरफ से 3 जो है गलत वोटिंग की गई है। ऐसे में क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, ये सब राजनीति इसी को ही कहते हैं अनुपम। आप देख रहे होंगे कि चाहे महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, तमाम लीडर्स को जो वोट करते हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हालांकि कई ऐसे पुराने नेता हैं उनको तो पता होता है, लेकिन नए नेताओं को दिक्कत होता है चूंकि प्रक्रिया होती है वोटिंग की और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ऐसे में प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब यूं कह सकते हैं कि ये पहले से सब तय होता है कि कैसे खेला करना है और उसी का एक प्रारूप देखने को मिलता है। और वोटिंग जो है कुछ न कुछ गलत तरीके से वहां पर मेंशन किया जाता है, इसलिए वोट रद्द भी होते हैं। तो ये सब सारी चीजें देखने को मिलती है, सब राजनीति का हिस्सा होता है। बिल्कुल राजनीति का हिस्सा होता है। अभिनव, आपसे अंतिम सवाल रहेगा और ये सवाल है विधायक जयराम महतो से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि क्या वो कह रहे थे कि मैं उसी को अपना वोट दूंगा जो दिल्ली से मेरा काम कराएगा। क्या इसका मतलब अब क्या परिमल नाथवानी ही थे? क्या कहिएगा अभिनव? देखिए, बिल्कुल, जब उन्होंने ये संकेत दे दिया कि भाई दिल्ली तक वो बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही बीजेपी है, इसका मतलब ही एनडीए है। ये तो अब खुले चर्चा हो रही है अनुपम की उन्होंने परिमल नाथवानी को ही वोट दिया है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा खेला है। तो ये सब सारी चीजें निकल कर आ रही है। जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसकी पहुंच दिल्ली तक होगी मैं उसको करूंगा या जो भी सब सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब साफ जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि उनका मूव किस ओर है। और ये भी अब संकेत दिखाई देने लगे हैं कि भविष्य में ये ना हो कि जयराम फिर बीजेपी के साथ हो। तो तमाम चीजें हैं, ये अटकलों का बाजार है और राजनीति इसी को ही कहते हैं। चर्चा बहुत तरह की होती है और जब समय होता है समय के अनुसार ही सब सारी चीजें बदलती है। अब जयराम किस ओर मूव करेंगे, लेकिन जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही है कि वो परिमल नाथवानी को ही वोट किए हैं। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर झारखंड में राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इसी के साथ सरगर्मी भी तेज है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक सीट जेएमएम के खाते में गई है, तो एक सीट की बात करें तो वो निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के खाते में गई है। वहीं कांग्रेस के प्रणब झा को बड़ा झटका लगा। इसी बीच महागठबंधन की एकता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गया है और समीक्षा का दौर जारी हो गया है। आपको बता दें कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव और बड़ी अटकलें देखने को मिल सकती है। ये तो बात रही राज्यसभा चुनाव की, लेकिन जो अगली खबर है वो देवघर से आई है। आपको बता दें कि झारखंड के एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स देवघर में उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब संस्थान में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सुरक्षा गार्डों ने एम्स के प्रमुख द्वार पर धरना दिया और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि संस्थान प्रशासन द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि वह निर्धारित नियमों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हुए निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें अनावश्यक दबाव और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा।
सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि हाल ही में उनके 5 साथियों को सेवा से हटा दिया गया, जबकि उनका यह भी आरोप है कि बिना किसी ठोस कारण के यह कार्रवाई की गई, जिससे कर्मचारियों में रोष है। साफ तौर पर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक हटाए गए सुरक्षा गार्डों को दोबारा काम पर नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। प्रशासन ऐसा हो गया है कि हमारे साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गलत अपशब्द हम सिक्योरिटी से बोला जा रहा है और मेंटलिटी इतना टॉर्चर किया जाता है कि ऐसे कीजिए, लगता है जैसे कि एकदम हम लोग एक बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे सेना के जवान। सर आप ही लोग बताइए कि ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में किस तरह से सिक्योरिटी ड्यूटी करता है। सिक्योरिटी का काम है रोको टोको और जाने दो। हमारे साथ ऐसा हो, हमारा 5 जवान ऐसा गेट पे ड्यूटी किया है, उनको तुरंत कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कागज, डायरेक्ट उनको बोला जाता है कि आप हटिए, यहाँ से जाइए, घर जाइए, सीधा बोलता है घर जाइए। बोलता है कि आप पैसा देकर यहाँ भर्ती हुए हैं, तो भर्ती करने वाला एम्स प्रशासन है। बात करेंगे टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को लेकर। आपको बता दें कि भारत में लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर संभावित प्रतिबंध को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बड़े सवाल पूछे। दरअसल अदालत ने कहा है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लाखों करोड़ों नागरिकों के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस तरह के कदम को लेकर पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा कि यदि टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो देश के करीब 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के संचार, व्यापार और सूचना आदान प्रदान के अधिकारों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई ठोस आधार और वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे आम नागरिकों को परेशानी ना हो। दरअसल हाल के दिनों में टेलीग्राम के दुरुपयोग, साइबर अपराधों और अवैध गतिविधियों में इसके इस्तेमाल को लेकर विभिन्न स्तरों पर चिंताएं जताई गई हैं। इसी संदर्भ में प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई या प्रतिबंध की मांग उठी थी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि केवल कुछ मामलों के आधार पर पूरे मंच को बंद करना उचित होगा या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और कहा है कि किसी भी निर्णय में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद अदालत आगे की दिशा तय करेगी। बात करेंगे एक बार फिर धनबाद की। आपको बता दें कि मानसून से पहले धनबाद नगर निगम ने शहर को जल जमाव और गंदगी से बचाने के लिए कमर कस ली है। निगम क्षेत्र के 5 अंचल धनबाद, झरिया, कतरा, सिंदरी और छाताटाड़ में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार के अनुसार प्रत्येक अंचल में 15-15 कर्मियों की टीम बनाई गई है और कुल 75 कर्मी प्रतिदिन नालों की सफाई, कचरा निष्पादन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में लगे हैं। बता दें कि निगम ने ऐसे संवेदनशील इलाकों की भी पहचान की है जहां हर साल बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या सामने आती है। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही निगम बोर्ड की बैठक में जरूरत पड़ने पर पानी निकासी मशीनों की खरीद या किराए पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ताकि लोगों को बरसात में राहत मिल सके। मानसून के लिए हम लोगों ने हमारे चूंकि अंतर्गत 5 अंचल आते हैं, कतरा, छाताटाड़, सिंदरी, झरिया और धनबाद। हर एक अंचल के लिए हम लोगों ने 15 लोगों की डेडिकेटेड टीम बना रखी है जो नाली का साफ सफाई रेगुलर कर रही है। तो कुल मिला के हम लोगों के 75 कर्मी ऐसे हैं जो प्रायोरिटी बेसिस पे पहले बड़े नाले, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर सबसे छोटे नाले की साफ सफाई में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो पानी की समस्या होती है, हम लोगों ने ऐसे जगह चिन्हित करी हुई है जहाँ पर पानी का भराव हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग मशीन रेंट पे, बोर्ड की बैठक ने भी पारित करा है कि या तो मशीन का क्रय कर लीजिए जो मशीन पानी को निकालती है, या फिर उसको रेंट बेसिस पे। तो अभी के लिए हम लोग रेंट बेसिस पे ऐसी मशीन हायर करेंगे, जहां जहां पानी का कंप्लेंट आएगा जमाव का, वहां से पानी का निकालने का काम किया जाएगा। धनबाद के बाद रुक करेंगे राजधानी रांची का। आपको बता दें कि रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में पेयजल संकट से नाराज लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर नगर निगम और स्थानीय पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है और शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं हुआ। सूचना पर लोअर बाजार और हिंदी पीढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में पार्षद ने
गुरुवार से रोजाना 2 से 3 पानी के टैंकर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने जाम हटा दिया। हालांकि स्थायी समाधान नहीं होने पर दोबारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। नहीं सुन रहा उसको। ये कह रहे हैं कि आप लोग को नहीं लगता कि हम गलत वार्ड पार्षद को चुन लिए? नहीं, पार्षद सही है, पार्षद सही है। मेयर बोलते हैं नहीं सुनता है। पार्षद लोग हम लोग का ठीक है, पार्षद जाके बोलते हैं मेयर को, मेयर सुनेगा तब तो। 4 बजे भोर में सब बोलता है पानी खुलता है, हम लोग 3 बजे से जागते हैं। हम लोग बीमार पड़ जाएंगे पानी का चलते जाग करके। जाम हटाया जा रहा है। यहाँ पर पानी और उससे पानी सप्लाई होता है, वहाँ का राइजिंग पाइपलाइन और ये सब काम चल रहा है, उसी की वजह से सब परेशानी हो रही है। इतना लो प्रेशर रहता है। बात करेंगे बोकारो की, जहां थर्मल स्टेट डीवीसी के CSR कार्यालय में महिलाओं के कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए समारोह आयोजित किया गया। दरअसल इस दौरान सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और ब्यूटिशियन प्रशिक्षण पूरा कर चुकी 112 महिलाओं को और साफ तौर पर युवतियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए गए। बता दें कि कार्यक्रम में परियोजना प्रधान सुशील कुमार अरजिया और वरीय प्रबंधक HRA कुजूर शामिल हुए। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि डीवीसी का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास के जरिए स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है और भविष्य में ऐसे कार्यक्रम लगातार जारी रहेंगे। कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कोर्स और ब्यूटिशियन कोर्स जो कि डीवीसी के द्वारा यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को रेगुलर कराया जाता है, उसका सर्टिफिकेशन करता है। कंप्यूटर और सिलाई कढ़ाई का कोर्स लगभग 6 महीना का होता है। वो 6 महीना का कोर्स खत्म करने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और हमारा ब्यूटिशियन का 3 महीना का कोर्स होता है, उसका भी एक बैच खत्म हुआ, उनको सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है और उनको साथ साथ केवल सर्टिफिकेट नहीं, भविष्य में उनको जो भी मदद की जरूरत। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।